नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है आपका फिजिक्स का डर दूर करने की। राइट, आज हम 2018 का 5th वीडियो रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, उसमें ये मेरे डॉटर ने भी दिया हुआ था जो मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूं। यस, ये वही पेपर है। और यहां तक बता दूं कि ये पेपर मतलब नीट वर्ड जब से आया 2016 से नीट प्रॉपरली होने लगा। 2012 से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि पूरा एक ही एंट्रेंस टेस्ट लिया जाए पूरे इंडिया के लिए, लेकिन इंप्लीमेंट होने में 4 साल और लग गए पूरे इंडिया को जोड़ने में। 2016 में 2 बार नीट लिया गया, उसके बाद कंटिन्यूसली नीट वर्ड्स आ गया मेडिकल एडमिशन के लिए। राइट, अगर वो उस हिसाब से देखें तो 2018 का पेपर सबसे हार्ड पेपर कहा जा सकता है। उसी पेपर का कट ऑफ आप देखेंगे तो सबसे लो है अब तक 2016 से लेके 2022 तक में। ये पेपर बहुत ही हार्ड भी था और फिजिक्स का मैथमेटिक्स जो उसका ब्रदर है हम बोल सकते हैं, वो थोड़ा इसमें ज्यादा कैलकुलेटिव था। यस, रिलेशन ज्यादा था इसमें। ये पेपर भी हम पूरा उसी हिसाब से सॉल्व करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। अभी भी जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं खास उनको बोलूंगा कि आप 2020 से बैक होते हुए हर एक वीडियो का एटलीस्ट पीडीएफ डाउनलोड करके हार्ड कॉपी भी निकाल के रखे, तब भी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। नंबर 2, उसके टाइटल में मैंने हर एक वीडियो के टाइटल में जो बताया है उसको आप नोट डाउन करते जाइए। आपके पास एक फिजिक्स का पूरा कंसेप्चुअल कुछ नोट्स बन जाएंगे जो आपके मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करेंगे। राइट, ये थोड़ा पेपर लेंदी है, पूरा अपने हिसाब से नोट डाउन भी कर लीजिए। 2018 पेपर आप अभी 5th वीडियो हमारा रिलीज हो रहा है आज से। राइट, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी। हेलो, आज हम देखेंगे नीट 2018 का पेपर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 2 wires are made of the same material and have the same volume. The wire 1 has cross-sectional area A and wire 2 has cross-sectional area 3A. If the length of wire 1 increase by delta L on applying force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? पहले तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 सॉलिड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। पहले हम यंग्स मॉड्यूलस का अगर फॉर्मूला लगाए तो ये हो जाएगा F/A डेल्टा L बाय L। अब यहाँ से हमें फोर्स और एरिया का रिलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों को रिलेट करना है। तो फोर्स को अगर हम लिखे तो यंग्स मॉड्यूलस इनटू एरिया इनटू डेल्टा L अपॉन L। अब यहाँ से हम डायरेक्टली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया नहीं ले सकते, क्योंकि हमें सेम मटेरियल एंड हैव सेम वॉल्यूम दिया है। लेंथ का रिलेशन अभी हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिख सकते, वॉल्यूम को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई एरिया से डिवाइड करें तो लेंथ इनटू एरिया इज वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा y इंटू ए स्क्वायर delta L by volume. Now Young's modulus is same because material is same, delta L is same क्योंकि how much by the same amount में हमें उसको stretch करना है, तो delta L also same and volume is constant, volume is same। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं force will be directly proportional to square of the area। अब F1 upon F2 is equals to A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। हमें दिया है कि A2 इज 3A1, तो 3 का स्क्वायर 9 यानी 9A1 स्क्वायर। यहाँ से हमें F2 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल्स टू 9F1। So our correct answer will be option number 4, that is 9F. Question number 2. A solid sphere is rotating freely about its symmetry axis in the
space, the radius of the sphere is increased, keeping its mass same. Which of the following physical quantities would remain constant for the sphere? This question is from chapter number 7, class 11th. अब इस क्वेश्चन में पूरी जो हमें कंडीशन दी है उसमें हम कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, तो F external will be 0, and as F external will be as F external is 0, so our net torque acting upon the system will also be 0. अब हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता है, दैट इज dl by dt. L is एंगुलर मोमेंटम. सो अगर टॉर्क 0 हो गया तो हम यहां से कह सकते हैं कि L will be constant. सो हमें यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी will remain constant, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, that is angular momentum. Question number 3. A battery consists of a variable number n of identical cells having internal resistance connected in series. The terminals of battery are short circuit and the current I is measured. Which of the following graph below shows the relationship between I and n? करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी चैप्टर नंबर 3, क्लास 12th. अब हमें ओम्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई करना है. V इज इक्वल्स टू आई आर, I इज इक्वल्स टू V बाय आर. अब हमें वेरिएबल नंबर n यानी इसका पोटेंशियल हो जाएगा NV और रेजिस्टेंस को भी हमें NR लिखना पड़ेगा. यहाँ से NN कैंसिल हो जाएंगे तो V बाय आर ही बचेगा. यहाँ से हमें पता चलेगा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड N दोनों जगह पे कैंसिल आउट हो गए, यानी I दैट इज करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ N. सो इसका ग्राफ हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो I will be independent of N, so I will be constant with respect to N. So our correct answer will be option number 4. Question number 4. Which one of the following statement is incorrect? चारों हमें स्टेटमेंट फ्रिक्शन के दिए हैं, तो चैप्टर नंबर हो जाएगा 5, क्लास 11. अब पहले स्टेटमेंट में हमें दिया है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज वी नो दैट म्यू आर इज ग्रेटर देन म्यू आर इज लेस देन म्यू एस. सो यहाँ से हमें पता चलेगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन. अब सेकंड स्टेटमेंट है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. ये तो हमें फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा कि F इज इक्वल्स टू F लिमिटिंग लेट्स से म्यू एस इंटू N. यहाँ से हम लिख सकते हैं कि FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया. अब थर्ड स्टेटमेंट में है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन. यस, दिस इज, ये तो सबको पता होता है कि फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन. फोर्थ स्टेटमेंट में दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ. हम चेक कर लेंगे. F इज इक्वल्स टू म्यू इनटू N. यहाँ से म्यू का डायमेंशन हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन अपॉन. नाउ फ्रिक्शन इज आल्सो काइंड ऑफ फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो फोर्स, मतलब दोनों का यूनिट हो जाएगा न्यूटन. सो आवर म्यू इज डायमेंशनलेस. तो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा और हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. अ पेंडुलम इज hung from the roof of the sufficiently high building and is moving freely to and fro
लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी चैप्टर हो जाएगा 14 क्लास 11th। अब the acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second square at a distance 5 meter from the main position. The time period of oscillation is, हमें ये फॉर्मूला से ही डायरेक्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a ओमेगा स्क्वायर x। अब हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। एक्सेलरेशन इज गिवन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और डिस्टेंस हमें दिया है 5 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो यहां से टी स्क्वायर हो जाएगा 24 इंटू 5 दैट इज 20 अपॉन 20। यहां से ये कैंसिल आउट, टी स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, सो टी विल बी पाई। सो द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इज पाई सेकेंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6। A thin diamagnetic rod is placed vertically between the poles of an electromagnet. Electromagnet यानी chapter number 6 class 12. Now, when the current in the electromagnet is switched on, then the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field. Hence, the rod gains the gravitational potential energy. The work required to do this comes from, हमें कुछ इस टाइप की सिचुएशन दी है कि between the two poles of electromagnet there is one rod. Suppose this is the top view, then suppose इसका जो लेंथ वेक्टर हो जाएगा वो इनसाइड यानी like this, and suppose this is the magnetic field. इस पे एक फोर्स लगेगा जो कि अपवर्ड होगा, जिसके वजह से रोड अपवर्ड मूव होगा, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा। हमें ये पूछा है कि वर्क रिक्वायर्ड टू, मतलब इसके लिए जो रिक्वायर्ड वर्क डन होगा वो उसका सोर्स क्या है। तो पहले तो हमें ये लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी तभी प्रोड्यूस होगी जब यहाँ पे लिखा भी है कि व्हेन द करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच ऑन, यानी जब स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से वर्क डन होगा और उसकी वजह से ग्रेविटेशन रोड मूव होगा, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो इस पूरी सिचुएशन में हमें जो अल्टीमेट सोर्स मिला वो करंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज द करंट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 7। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ प्लैनेट इन एन elliptical orbit about the sun at position A, B and C are Ka, Kb and Kc respectively. AC is the major axis and SB is the perpendicular to AC. At the position of the sun S is shown in the figure. Then हमें काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर करना है एट पॉइंट A, B and C। पहले तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन क्लास 11th। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे अगर केपलर्स लॉ लगाए, लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी है vc, यहाँ पे है vb एंड यहाँ पे है va, तो केपलर्स लॉ क्या कहता है कि इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी सन से दो पॉइंट पे अगर यहाँ से इतना एरिया कवर किया और यहाँ से इतना एरिया कवर किया तो इन दोनों में अगर एरिया सेम है तो टाइम भी सेम लगेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सन के जो क्लोजर पॉइंट होगा सन से वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी और जो फार्दर पॉइंट होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि VA विल बी ग्रेटर देन VB एंड विल बी ग्रेटर देन VC। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। मास तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी को भी सेम लिख सकते हैं कि
kinetic energy at A will be greater than at B and will be greater than at C. ऑप्शन के साथ अगर हम मैच करें तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, KA greater than KB greater than KC. Question number 8. If the mass of the sun were 10 times smaller and the universal gravitational constant were 10 times larger in magnitude, which of the following is not correct? First of all, this question is from chapter number 8, class 11th. ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है. अब हमें स्टेटमेंट्स वन बाय वन चेक करने होंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट में है कि रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर ऑन अर्थ. पहले तो हम जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं कि मास ऑफ सन इज 10 टाइम्स स्मॉलर, यानी लेट्स से m/10. अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी g की वैल्यू हमें दी है 10 टाइम्स लार्जर. अब यहाँ से हम अगर स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कंपेयर करें तो इसका फॉर्मूला है g_me/r². अब यहाँ पे मास 10 टाइम्स डिक्रीज किया है, लेकिन मास ऑफ द सन, तो मास ऑफ द सन तो यहाँ फॉर्मूला में है ही नहीं, तो g डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सन. g is 10 times larger and these all are remaining same, तो g dash हो जाएगा 10 times g. अब पहले स्टेटमेंट में है कि रेन ड्रॉप्स विल fall faster on the earth because g dash is 10 times, तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा लगेगा, तो ये रेन ड्रॉप्स विल fall faster. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट. यस, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू वॉक ऑन द ग्राउंड. तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. स्टेटमेंट 3 इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज. इसको हम चेक कर लेंगे. टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π/L/g. अब यहाँ पे हमें g डैश रखना होगा जिसकी वैल्यू है 10 टाइम्स g. अब g की वैल्यू हमने बढ़ाई तो ये इंक्रीज, तो टाइम पीरियड विल डिक्रीज. तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो गया. अब स्टेटमेंट 4 में हमें दिया है कि वैल्यू ऑफ g ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज. ये तो एकदम गलत हो गया क्योंकि हमने वैल्यू ऑफ g निकाल ली जो कि हो जाएगी 10 टाइम्स. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 9. A body initially at rest and sliding along a frictionless track from a height h just completes a vertical circle of diameter AB is equals to d. The height h is equals to, we have to find the value of h. पहले तो ये स्लाइड कर रहा है इसलिए हमें इसमें रोटेशनल का कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेके ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा. चैप्टर नंबर पहले तो हो जाएगा चैप्टर नंबर 6, क्लास 11th. अब यहाँ पे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो इस पॉइंट पे लेट्स से A point and this is the B point, then energy at A will be equal to energy at B. Energy at A, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ A प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A, और इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ B प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B पॉइंट. अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 क्योंकि बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, तो ये हो गई 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv² और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 बिकॉज द h इज 0. यहाँ से हम हाइट की वैल्यू निकालेंगे जो कि हो जाएगी v²/2g. अब v की वैल्यू के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल. जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल के लिए हमारे पास कंडीशन है कि उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए √5g. r इज रेडियस. यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो v का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 5gr
और ये 2g, g कैंसल आउट, 5r/2, h इज इक्वल टू 5r/2, लेकिन हमें डायमीटर के फॉर्म में रखना है तो r की वैल्यू हो जाएगी d/2, r इज d/2, तो ये हो जाएगा 5d/2 इंटू 2 यानी 5/4 इंटू d। हाइट की वैल्यू हमें मिल गई 5/4d, so our correct answer will be option number 4. Question number 10. A moving block having mass m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision when the initial velocity of lighter block is v, then the value of coefficient of restitution. This question is from chapter number 6, class 11th. अब हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, कोई भी कोलिजन का क्वेश्चन है पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन हमें लिख लेना है, दैट विल बी p इनिशियल यानी p बिफोर कोलिजन, लेट्स से बिफोर कोलिजन is equals to p after collision. Before collision के लिए m1 v1, m1 is m, v1 is v, and m2 is 4m and v2 is 0 because it is stationary. After collision m1 is m and block comes to rest यानी v1 हो जाएगी 0 और 4m के लिए भी लेट्स से v डैश ये हमें फाइंड करना है, यहाँ से हो जाएगा mv इज इक्वल टू 4mv डैश, यहाँ से हमें v डैश की वैल्यू मिल जाएगी v/4। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी e की वैल्यू निकालनी है। e का फॉर्मूला है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी at the time of approach, at the time of separation upon relative velocity of approach. ये हमने निकाली v/4 और यहाँ पे v, तो ये आ गया 1/4, so the value of e is 0.25. So our correct answer will be option number 2, that is 0.25. Question number 11. At what temperature will the RMS speed of oxygen molecules becomes just sufficient for escaping from the Earth's atmosphere? Question read करके हमें पता चल जाएगा कि चैप्टर नंबर 13 कैटेजी क्लास 11 हमें RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन नहीं, हमें टेम्परेचर फाइंड करना है जो एस्केप करने के लिए सफिशिएंट हो। तो हमारे पास वेलोसिटी का v RMS का फॉर्मूला है which is √3 kBT by mass. Here m is mass of oxygen molecule. अब हमें चैप्टर नंबर 8 से भी एक डेटा यहाँ पे हमें यूज होगा जो कि है v RMS का, v RMS हो जाएगी v एस्केप और एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए हमें पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये हमारी हो गई v RMS की वैल्यू। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 11.2, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा v RMS का, यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए, तो 11.2 इंटू 11.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर यानी 10⁻⁶ इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज 2.76 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन 3 इंटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। इसको हमें सॉल्व करना होगा
और जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारी फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू होगी। इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 8.36 इंटू 10⁴ केल्विन। ऑप्शन के साथ अगर मैच करेंगे तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, 3 objects A, a solid sphere, B, a thin circular disc, and C, a circular ring, each have the same mass and radius r. They all spin with the same angular speed omega about their own symmetric axis. The amount of work required to bring them to rest would satisfy the relation. हमें वर्क डन कंपेयर करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th। रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। तो वर्क डन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम यानी W is equals to delta KE। अब हियर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I because angular speed is given same angular speed, so KE will be directly proportional to I। और work done is equals to kinetic energy and which is directly proportional to moment of inertia। तो हमें IA, IB और IC को कंपेयर करना होगा। IA यानी for solid sphere moment of inertia is 2/5 mr²। For thin circular disc moment of inertia is mr²/2 and for ring the IC is mr²। यहाँ पे हमें IC की वैल्यू सबसे ज्यादा मिल रही है तो IC is greater than IB greater than IA। अब हमें क्या कंपेयर करना है? वर्क डन कंपेयर करना है। वर्क डन का जो सीक्वेंस होगा वो भी सेम होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो वर्क डन का रिलेशन हमें मिलेगा WC greater than WB greater than WA, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12, an inductor 20 millihenry, a capacitor 100 microfarad and a resistor 50 ohm are connected in series across the source of EMF V is equals to 10 sin 314t। The power loss in the circuit LCR यानी चैप्टर नंबर हो जाएगा 7 क्लास 12th। अब पावर लॉस का फॉर्मूला है I RMS का स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर R। I RMS की वैल्यू हम लिख सकते हैं VRMS अपॉन Z। अब हमारे पास VRMS V हमारे पास है, V मैक्सिमम की वैल्यू है 10, तो VRMS की वैल्यू हो जाएगी 10/√2। हमारे पास Z की वैल्यू नहीं है तो हमें Z की वैल्यू हमें पहले निकालनी होगी। Z की वैल्यू हो जाएगी √R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। यहाँ से पहले Z की वैल्यू हम निकालेंगे। Z की वैल्यू हो जाएगी R² यानी 50² प्लस XL यानी ओमेगा इंटू L। ओमेगा की वैल्यू है 314 इंटू L यानी 20 मिली हेनरी। मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ यानी डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 1/ओमेगा सी। XC इज 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी यानी C की वैल्यू है 100 माइक्रो यानी 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा 10⁻6। यहाँ से हमें Z की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से हमें इसको आप सॉल्व करोगे तो Z की वैल्यू मिलेगी 56 ओम। अब VRMS की वैल्यू है 10/√2, Z की वैल्यू है 56
और r की वैल्यू है 50, यानी ये हो जाएगा 100/2 इंटू 100 इंटू 50/2 इंटू 56 इंटू 56। इसको अगर हम 55 लेके सोल्व करें तो ये हो जाएगा 55 यानी 11, ये 11 और ये 5 5 जा 25 यानी ये 2 कैंसल, यानी 100/11 11 का यानी 1 to 1, तो इसका आंसर अराउंड आएगा 0.8 के अराउंड आएगा इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली। अगर हम देखें तो ऑप्शन के साथ हम मैच करें तो ये 0.79 ये सबसे क्लोज ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। Question number 14. A solid sphere is in rolling motion. In rolling motion, a body possesses translational kinetic energy as well as rotational kinetic energy. Simultaneously, the ratio of Kt is to Kt plus Kr for sphere is chapter number 7, rotational motion, class 11th. We have to find the ratio of K translational upon K translational plus K rotational. K translational की वैल्यू हम सबको पता होती है ½ mv²। अब K translational यानी ½ mv² प्लस K rotational, अलग से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगी ½ I यानी ½ I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फीयर इज 2/5 mr²। ओमेगा को हम v/r लिख सकते हैं क्योंकि v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v/r, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा v²/r²। तो यहाँ से हमें kr की वैल्यू मिलेगी mv²/5 mv²/5। तो ये हाफ mv² कैंसिल हो जाएगा, 1/2/1/2 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 1/2/5 प्लस 2 यानी 7/10। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5/7, तो हमारा रेशियो हमें मिल गया 5:7 and it matches with the option number 2. Question number 15. A small sphere of radius r falls from rest in a viscous liquid. As a result, heat is produced due to viscous force. The rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to. Now, viscous force and terminal velocity both are only in one chapter, that is chapter number 10, class 11, fluid mechanics. अब पहले तो हमें dH/dt अगर लिखे यानी प्रोडक्शन ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय टाइम, दैट इज पावर। पावर को हम क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू velocity, Vt is terminal velocity and Fv let's say is viscous force। तो पहले तो viscous force का फॉर्मूला हो जाएगा 6π eta r into v, that is dH/dt। अब here 6 is constant, pi is constant and eta is constant, so dH/dt is equals to, or it is directly proportional to r into Vt square। हमें r के साथ रिलेशन निकालना है, तो अभी Vt यानी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 2/9 into r² g अपॉन eta रो माइनस सिग्मा। यहाँ से Vt is directly proportional to
आर स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो dh by dt will be directly proportional to r raised to 4 plus 1 यानी r raised to 5. So the correct answer will be option number 3, r raised to 5. Question number 16. The efficiency of an ideal heat engine. Chapter number 12, class 11th. अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। एफिशिएंसी का फॉर्मूला ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1 और हमें ऑप्शन में परसेंटेज में दिया है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 1 माइनस T2 हो जाएगा, T2 विल बी 273, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है यानी 0 डिग्री यानी 273 केल्विन, और T1 हो जाएगा 373 केल्विन, 100 डिग्री यानी 373, 273 अपॉन 373 इंटू 100, 373 माइनस 273 that will be 100 upon 373 into 100। इसको आप सपोज 300 मान के कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 30 के अराउंड आंसर आएगा, क्योंकि ये 300 से ज्यादा है। 300 अगर होता तो यहाँ पे 9000 होता, 373 से ज्यादा है तो 9000 से ज्यादा होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर 30% के अराउंड आएगा। ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं, अगर क्लोज ऑप्शन है यानी 26 है, 27 है, 28 है, 29 ऐसे ऑप्शन है तो हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 12, 6, 20 ये सब तो बहुत फार है 30 से। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, अ सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री एंड नॉर्मल प्रेशर this much requires 54 calorie of heat energy to convert to steam at 100 degree. If the volume of the steam produced is this much, then the change in internal energy of the sample is। internal energy pressure volumes यानी thermodynamics का क्वेश्चन है, चैप्टर हो जाएगा 12 क्लास 11th। अब अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिकल लॉ डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब वर्क डन की जगह पे हम P इंटू V लिख सकते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा डेल्टा Q माइनस डेल्टा W जो कि है P इंटू V। अब हीट की वैल्यू हमें दी है 54 कैलोरी, लेकिन इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन जूल में है। तो ये हो जाएगा 4.2 और माइनस P प्रेशर की वैल्यू है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, वॉल्यूम की वैल्यू है 167.1। इसको आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, 10 टू द पावर हो जाएगा -6। अब अप्रोक्सीमेटली इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑप्शन हमें बहुत गैप में ऑप्शन दूर ऑप्शन दिए हैं, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली अगर 55 मान ले तो 55 4 जा 220 माइनस 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर 5 यानी ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1। 10 टू द पावर -1 यानी एक पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.01 इंटू 16.7। इसको आप अगर 16 अप्रोक्सीमेटली ले लोगे तो ये हो जाएगा 220 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू 204, यानी हमारा आंसर 204 जूल के अराउंड आएगा। तो ऐसा हमें सेकंड ऑप्शन में 208.7 जूल, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, the magnetic potential energy stored in a certain inductor is 25 millijoule when the current in the inductor is 60 milliampere.
This inductor is of inductance how much? चैप्टर हो जाएगा 6 क्लास 12th। अब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का एक ही फॉर्मूला है विच इज U is equals to 1/2 into Li square। We have to find the value of L। L की वैल्यू हो जाएगी 2U upon I square। U यानी एनर्जी की वैल्यू दी गई है 25 मिली जूल। I स्क्वायर यानी करंट का स्क्वायर मिली एम्पियर यानी ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶। अब ये 50 और ये 36, 2 zeros यहाँ से ये हो जाएगा -4 ऊपर जाएगा +4 -3 यानी -1 यानी ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴ -3 +1 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 10⁻+1। अब ये 36 इस 36 को अगर हम 40 लेके अप्रोक्सीमेटली 40 लेके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 50/4 यानी कुछ 12 नहीं 13 अराउंड 13 आएगा। 12 4 48 और 50 से ज्यादा है तो 12 से ज्यादा यानी 12.9 या तो 13 के अराउंड आएगा। ऑप्शन हम चेक कर लेंगे तो ऑप्शन में ये 0 पॉइंट नहीं है, 138 इतना भी नहीं है, 1 पॉइंट नहीं, यहाँ से हमारा आंसर निकल आएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज 13.89 हेनरी। क्वेश्चन नंबर 19 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी चैप्टर नंबर हो जाएगा 10 क्लास 12 वेव ऑप्टिक्स। अब इन द यंग्स डबल स्लिट experiment the separation D between the slits is 2 mm. The wavelength lambda for the light used is 5896 angstrom and distance D between the screen and slits is 100 cm. It is found that the angular width of the fringe is 0.2 degree. To increase the fringe angular width to 0.21 degree with the same lambda and D, the separation between the slits needs to be how much? पहले तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है उसका फॉर्मूला है लैम्बडा बाय डी। फॉर द फर्स्ट केस वी कैन राइट दैट θ1 is equals to lambda upon d1. θ1 is 0.20 degree lambda and d1 यानी distance between the slits is 2 mm. And for the second case we can write that lambda θ2 is equals to lambda upon d2. θ2 is 0.21 degree lambda and we have to find the value of d2. We can take the ratios. तो यहाँ से हमें d2 की वैल्यू मिल जाएगी which is equals to d2 is equals to 0.20 into 2 upon 0.21. d2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.4 upon 0.21 यानी ये 0.2 के अराउंड आएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन में सभी ऑप्शन इस क्वेश्चन में 2 के अराउंड ही है तो हमें एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। डिवीजन कर लेंगे ये हो जाएगा 4 upon 2.1 1 जा ये आएगा 1.9। अब 2.1 ये यहाँ से 0 और 1 पॉइंट टूवर्ड्स राइट। अब 2.1 इंटू अगर हम 9 करें तो ये आएगा 2.21 9 जा 189।
तो हमें आंसर मिल जाएगा 1 point, our D2 will be 1.9 mm. So our correct answer for this question will be option number 2. Question number 20. When the light of frequency of 2 nu 0, where nu 0 is a threshold frequency, is incident on a metal plate, the maximum velocity of emitted electrons is v1. When the frequency of incident radiation is increased to 5 nu 0, the maximum velocity emitted electron from the same plate is v2. The ratio of v1 to v2 is थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, ये सब है चैप्टर नंबर 11 में, क्लास 12 ड्यूअल नेचर। अब हमारे पास फॉर्मूला है के मैक्स का, के मैक्स इज इक्वल्स टू E माइनस फाई, फाई इज वर्क फंक्शन, के मैक्स यानी हाफ m v मैक्स स्क्वायर, E यानी h न्यू माइनस h न्यू 0। अब फॉर द फर्स्ट केस we can write half m v max given, which is equals to v1 square, v1 half m v1 square h न्यू। नाउ h और फ्रीक्वेंसी हमें दी है 2 न्यू 0 माइनस h न्यू 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1 विच इज इक्वल्स टू half m v1 square is equal to h न्यू 0. Now for the second case we can write half m v2 square is equals to 5 h न्यू 0 minus h न्यू 0। यहाँ से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी हाफ m v2 square is equals to 4h न्यू 0। अब by dividing equation number 1 and equation number 2 we can have the value of v1 upon v2। यहाँ से हमें मिल जाएगी v1 upon v2 is equals to, यहाँ से v2 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर वो हो रहा है 4, तो v1 upon v2 की वैल्यू होगी 1/2। So our correct answer will be option number 1, that is 1:2. Now let's start the question number 21. The volume V of monoatomic gas varies with its temperature T as shown in the graph. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B is। पहले तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 क्लास 11 थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। अब हमें ग्राफ देख के पहले तो ये पता चल जाना चाहिए कि ये प्रोसेस हमें कौन सी दी गई है। तो ग्राफ में वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट कर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, यानी प्रोसेस हो गई आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में पहले तो हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है कि रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन हीट, यानी इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हीट को हम आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, NCP डेल्टा T लिख सकते हैं। And Cp for monoatomic gas will be 5/2R. This is T. So यहाँ से हमें dq की वैल्यू मिल गई which is equals to 5/2 nRT. And work done is equals to P into V लिख सकते हैं, वर्क डन को P into V, and PV is equals to nRT, we can write PV as nRT। वर्क डन भी मिल गया,
हीट एब्जॉर्ब भी मिल गई, तो इन दोनों का रेशियो ले लेंगे nRT अपॉन हीट इज 5/2 nRT। यहाँ से हमें रेशियो ऑफ W/Q मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2/5 and the ratio is 2:5. So our correct answer will be option number 3. Question number 22. The fundamental frequency in an open organ pipe. Open organ pipe यानी चैप्टर नंबर हो जाएगा 15, क्लास 11th. Organ pipe is equals to the third harmonic of closed organ pipe. If the length of the closed organ pipe is 20 cm, then the length of the open organ pipe is. First of all, for open organ pipe, the fundamental frequency is equals to V/2L, and for the closed organ pipe, we have given the third harmonic यानी F3 की वैल्यू हो जाएगी 3V/4L डैश। दोनों की लेंथ सेम नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, तो F0 इज इक्वल्स टू F3, V/2L इज इक्वल्स टू 3V/4L डैश। यहां से हमें L डैश की वैल्यू हमारे पास है विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L। तो यहां से हमें L की वैल्यू मिल जाएगी 4L डैश बाय 3 into 2, यानी ये हो गया 2 into L डैश 20 सेंटीमीटर 3 यानी 40/3। अब 13 3 जा 39, 13 3 जा 39 यानी 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन में चेक करेंगे तो 13.2, यस, option number 3 is our correct answer. Question number 23. A carbon resistor of 47 plus or minus 4.7 kilo ohm is to be marked with the rings of different colors for its identification. The color code sequence. Color code sequence. Chapter number 3, class 12. अब जब भी कलर कोड सीक्वेंस आए तो इसका न्यूमोनिक है BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, फाइन। अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, same for the second one, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and for the third one you have to write 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, 10 raised to 3, 10 raised to 4, 10 raised to 5 and so on. And for the tolerance we know that for gold it is 5% and silver के लिए 10%. अब हम चेक कर लेंगे वैल्यूज। 47 प्लस और माइनस 4.7, पहला डिजिट है 4 के लिए हमें फर्स्ट में चेक करना है, 4 के लिए हो जाएगा येलो, तो पहला जो कलर मिलेगा वो हो जाएगा येलो। फॉर सेकेंड वन वी हैव टू चेक इन द सेकेंड कॉलम, 4 7 इट इज वायलेट, सो यहाँ पे हो जाएगा V। अब ऑप्शन में हम अगर चेक कर ले तो ये तो वायलेट और ग्रीन, पहला तो येलो है, सेकंड है वायलेट। यहाँ से हमारा आंसर तो हमें पता चल गया कि आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, लेकिन फिर भी पूरा हम कंफर्म करके एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे किलो ओम है तो 10⁻³ लिख सकते हैं, तो 10⁻³ के लिए हमें थर्ड कॉलम में चेक करना है। 10⁻³ के लिए ये 10⁻1 2 3, 10⁻³ के लिए है ऑरेंज, third one is orange, and for tolerance we have to find 47 upon 4.7 यानी टॉलरेंस हो जाएगा 10%। 10% के लिए सिल्वर, येलो, वायलेट, ऑरेंज, सिल्वर, so our correct answer will be option number 2. Question number 24.
A set of n equal resistors of value R each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance capital R. The current drawn is I. Now the n resistors are connected in a parallel to the same battery. Then the current drawn from the battery becomes 10I. The value of L is. कौन से चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 3, class 12. In first condition, we have given that n equal resistance are connected in series with the internal resistance. तो इसका R equivalent हो जाएगा NR plus R. This R is for internal resistance. So हम करंट को अगर लिखे तो ये करंट I is equals to V by R. V by R equivalent, which is equals to NR plus R. And for the second condition, we have given that current is 10I. Battery is same, so potential is V. And now the equivalent resistance, now they are connected in parallel, so equivalent resistance will be R by N plus R, क्योंकि ये तो सीरीज में ही होता है. तो अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमें फाइंड करनी है. I कैंसिल, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n by NR प्लस R अपॉन, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो R प्लस NR अपॉन N. R plus NR cancel. 1/10 is equals to 1/n. So from here we can say that the value of n is 10. So our correct answer will be option number 3. Question number 25. Unpolarized light is incident from air on a plane surface of a material of refractive index mu. At a particular angle of incidence I, it is found that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Which of the following option is correct for this situation? Question है chapter number 9, class 12, ray optics. अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो है कि सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस एंगल इज I. It is the reflected ray and this is refracted ray. This is reflected ray and this is refracted ray. We have given that they both are perpendicular to each other. That means this angle is 90. अब ऐसा एक ही सिचुएशन में होता है जब ये ब्रूस्टर एंगल हो. तो ब्रूस्टर एंगल के लिए कंडीशन है कि 10I is equals to mu. तो यहाँ से I की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 इनवर्स म्यू. अब हम ऑप्शन चेक कर लेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन है I इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/μ. नहीं, ये ऐसा तो कुछ होता नहीं. ऑप्शन डी में है I इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1/μ. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज I इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ओनली म्यू, नॉट 1/μ. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अब सेकंड और थर्ड में हमें पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड. ओके, दिस रे इज unpolarized ray and this ray is polarized ray. So सेकेंड ऑप्शन में दिया है कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इट्स इलेक्ट्रिकल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसका जो
इलेक्ट्रिक वेक्टर हम लिखें तो ये कुछ इस टाइप का होता है, तो इसके परपेंडिकुलर हुआ, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। थर्ड में हमें दिया है कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इट्स इलेक्ट्रिकल वेक्टर पैरेलल। नो, पैरेलल नहीं होता, परपेंडिकुलर होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26, एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इस वर्ड से हमें पता चल जाएगा कि चैप्टर नंबर है 9 क्लास 12th। An astronomical refracting telescope will have larger angular magnification and high angular resolution when it has an objective lens of, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव लेंस रखे जिससे एंगुलर मैग्निफिकेशन एज वेल एज एंगुलर रिजोल्यूशन हमें हाई मिले। तो पहले तो दोनों के फॉर्मूले हम लिख लेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा FO/FE एंड हायर एंगुलर रिजोल्यूशन का फॉर्मूला हो जाएगा D/1.22 लैम्डा। अब हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन हाई चाहिए। एंगुलर मैग्निफिकेशन हाई चाहिए तो हमें फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी हाई रखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 तो एलिमिनेट हो जाएंगे स्मॉल फोकल लेंथ वाले। अब हाई, फॉर द हायर एंगुलर रिजोल्यूशन diameter of objective should also be high, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 will be our correct answer, that is larger focal length and large diameter. Question number 27, the ratio of kinetic energy to the total energy of an electron in Bohr orbit, Bohr orbit chapter number 12 class 12th of the hydrogen atom is। हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इससे कई बार ऑलमोस्ट एवरी टाइम क्वेश्चन आते हैं। इसका रिलेशन हमें याद रख लेना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। अब हमें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो इसका अगर हम रेशियो ले तो ये रेशियो आएगा 1:-1, यानी अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1 है तो टोटल एनर्जी की वैल्यू -1 हो जाएगी और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1:-1। क्वेश्चन नंबर 28, an electron of mass m with an initial velocity v is equals to v0 I enters an electric field E is equals to -E0 I caret at t is equals to 0 if lambda naught is its de Broglie wavelength initially, then de Broglie wavelength at time t is equals to what? Chapter number 12 class 12th de Broglie wavelength। तो हमें जो इनिशियल de Broglie wavelength दी है वो है lambda naught। lambda naught की वैल्यू हो जाएगी h/mv0, h/p0 which is equals to h/mv0। अब जो फाइनल लेमड़ा यानी लेमड़ा एट टाइम t, लेट्स से लेमड़ा t, ये हो जाएगी h/m। h तो चेंज होगा नहीं, m भी चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा वो है वेलोसिटी। अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। पहले तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। काइनेमेटिक्स से v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at से हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी v0 प्लस। नाउ एक्सेलरेशन इन दिस केस विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें फोर्स कंपेयर करके Fe इज इक्वल्स टू f एक्सेलरेशन यानी मास इनटू एक्सेलरेशन वाला, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा E इंटू m, ये हो जाएगा m इंटू a। E इंटू E इज इक्वल्स टू m इंटू a। यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी E/m। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे E/m इंटू t। अब वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है v0 प्लस E/m
इंटू टी। यहाँ से हम वी नॉट को अगर कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा h अपॉन एम वी नॉट 1 प्लस, यहाँ से वी नॉट को बाहर निकाला, यहाँ से वी नॉट को अगर कॉमन निकाले तो डिनोमिनेटर में एक वी नॉट आएगा, एम वी नॉट इंटू टी। अब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन एम वी नॉट, लेमडा नॉट लिख सकते हैं, लेमडा नॉट अपॉन 1 प्लस ई बाय एम वी नॉट इंटू टी। ये हमें मिल गई लेमडा एट टाइम टी। ऑप्शन के साथ अगर मैच कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर अ रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स। यहाँ से फर्स्ट लाइन से ही हमें पता चल जाएगा कि चैप्टर नंबर हो जाएगा 13 क्लास 12th। If initially there are 600 numbers of nuclei, the time taken in minutes for disintegration of 450 nuclei is। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है that is n upon n0 is equals to 1 by 2 raised to n, and n is equals to t by t 1/2. n is given that is 600, no, n0 we have given that is 600। n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 450 रखोगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो रिमेनिंग न्यूक्लियाई का नंबर है, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 600 माइनस 450 करेंगे तो ये हो जाएगा 150। n की वैल्यू हमें 450 नहीं रखनी है बल्कि 150 रखनी है। 1 by 2 t by t 1/2, कैसे ये हो जाएगा 4, तो 1 by 4 is equals to 1 by 2 raised to t upon t half। 1 by 4 को हम 2 के पावर में अगर लिखना चाहे तो 1 by 2 raised to 2 करेंगे तो 1 by 4 आ जाएगा, तो 1 by 4 को हम क्या लिखेंगे 1 by 2 का स्क्वायर, which is equals to 1 by 2 raised to t upon t half। अब बेस सेम है तो पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं, 2 is equals to t by t 1/2, तो हमें फाइंड करना है t की वैल्यू हो जाएगी 2 into t, हाफ लाइफ की वैल्यू है 10 मिनट्स, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 20 मिनट्स। So our correct answer will be option number 3. Question number 30. In the circuit shown in the figure, the input voltage is 20 volt, VB is 0 and VC is also 0. The values of IB, IC and beta are given by, पहले तो ये ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है, यानी चैप्टर नंबर हो जाएगा 12 क्लास, चैप्टर नंबर हो जाएगा 14 क्लास 12। अब इस साइड में अगर हम किरचॉफ लॉ लगाए तो ये हो जाएगा VI इज इक्वल्स टू, नहीं, VI माइनस, यहाँ से ऐसे किरचॉफ लॉ लगाए तो VI माइनस IB RB प्लस VB is equals to 0। VI हमें given है that is 20 volt, IB we have to find the value of IB, RB की वैल्यू है 500 किलो ओम यानी 10⁻³ प्लस VB is 0, VBE is 0। यहाँ से हमें IB की वैल्यू मिल जाएगी 20/500 इंटू 10⁻³ हमें ऑप्शंस में माइक्रो एम्पियर में दिया है तो 10⁻⁻6 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 200/5 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से हमें 40 माइक्रो एम्पियर, IB की वैल्यू हमें मिल जाएगी 40 माइक्रो एम्पियर। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर
ये दोनों कैंसिल हो गए, इन दोनों में 40 हमें दिया है। IC के लिए IC हमें यहां से मिलेगा, तो ऐसे किरचॉफ लॉ लगाए तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट माइनस IC इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज VC इज ऑल्सो 0। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ VC इज इक्वल्स टू 0। VC इज 0, सो IC की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20/4 इंटू 10 टू द पावर -3। हमें ये मिली एम्पियर में ही फाइंड करना है, तो 10⁻³ के फॉर्म में ही रहने देते हैं। IC की वैल्यू मिल जाएगी 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, यानी ऑप्शन 3 भी नेग्लेक्ट हो गया। तो हमें आंसर तो मिल गया, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। लेकिन फॉर द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू के लिए हमें IB अपॉन IC, सर एक मिनट, लेकिन बीटा की वैल्यू के लिए बीटा इज इक्वल्स टू IC बाय IB, यानी ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 40 इंटू 10 टू द पावर -6। यहाँ से 10 टू द पावर +3, यानी ये हो जाएगा 5000 अपॉन 40। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 125, बीटा की वैल्यू हमें मिल गई 125, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। So our correct answer will be option number 4. Question number 31. In a PN junction यानी चैप्टर नंबर 14 क्लास 12 हो जाएगा। अब in a PN junction diode change in temperature due to heating will lead to what? तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, टेम्परेचर को चेंज करने पे इलेक्ट्रॉन होल की पेयर इंक्रीज होगी, इसकी वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन होल पेयर चेंज होने से ओवरऑल रेजिस्टेंस पे भी अफेक्ट आएगा, यानी ये भी चेंज होगा। और ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से बोथ फॉरवर्ड बायस एज वेल एज रिवर्स बायस दोनों में चेंज आएंगे। तो हम अगर ऑप्शन को चेक कर ले, डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस, नो इट अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस, अफेक्ट्स ओनली फॉरवर्ड बायस, नो अफेक्ट्स बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इट अफेक्ट्स द ओवरऑल VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 32. From the below combination of gates, identify output Y from input A and input B. लॉजिक गेट का क्वेश्चन, यानी चैप्टर नंबर 14 क्लास 12। अब इनपुट को हम चेक करें तो A, यहाँ पे A इनपुट है, एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, तो एक साइड इनपुट A, एक साइड इनपुट A बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट है। सिमिलरली फॉर B, एक इनपुट नॉट गेट से जा रहा है, यानी A के साथ है वो B बाहर हो जाएगा, और एक इनपुट डायरेक्ट जा रहा है, तो ये सिर्फ B। अब A और B बार ये दोनों एंड गेट में है, एंड गेट के लिए हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ सिमिलरली इन दिस केस B बार एंड B एंड A बार, दिस बोथ आर इन एंड गेट, सो यहाँ पे भी डॉट आ जाएगा, एंड के लिए डॉट और के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। अब A डॉट B बार एंड A बार डॉट B, ये दोनों और गेट में जा रहे हैं, तो इनके बीच में प्लस की साइन आ जाएगी, तो हमारी बुलियन इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू A डॉट B बार प्लस A बार डॉट B। ऑप्शन के साथ अगर हम मैच कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, A डॉट B बार प्लस A बार डॉट। क्वेश्चन नंबर 33.
An electromagnetic wave is propagating in a medium with velocity v is equals to v I caret. The instantaneous oscillating electric field of this electromagnetic wave is along positive y-axis. Then the direction of oscillating magnetic field of the electromagnetic wave will be along which direction? पहले तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 से ये क्वेश्चन है। अब हमें ये पता है कि E क्रॉस B करे तो हमें वेलोसिटी की मतलब वेव की डायरेक्शन मिलती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन दी गई है प्लस वाई एक्सिस। प्लस वाई एक्सिस को हम अगर कैरेट के फॉर्म में लिखे तो ये जे कैरेट हो जाएगा। B की हमें फाइंड करनी है और वेलोसिटी की हमें डायरेक्शन दी है प्लस आई कैरेट। अब अगर हम वेक्टर सर्कल देखें तो आई जे के यहां से हम जे के साथ क्या क्रॉस प्रोडक्ट करें जिससे हमारा आंसर पॉजिटिव आई कैरेट आए। तो अगर हम जे के साथ पॉजिटिव के का क्रॉस करें, जे क्रॉस के, ये क्लॉकवाइज ही है तो हमें आंसर मिलेगा पॉजिटिव आई कैरेट। हमें यही फाइंड करना था। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिल गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज प्लस सेट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 34, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म आया यानी चैप्टर नंबर हो जाएगा 9 क्लास 12। मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2 and the angle of prism is 30 degree. Okay, there is one prism which refractive index is √2 and the angle of prism is 30 degree. Now, one of the two refracting surface of the prism is made up mirror inwards by silver coating. Okay, यानी एक सरफेस को सिल्वर कोटिंग से मिरर कर दिया है। Now a beam of monochromatic light entering the prism from the other surface will retrace its path if its angle of incidence on the prism is। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि सपोज दिस इज incidence ray and this angle is angle I, then the ray will reflect like this and the ray retrace its path, यानी अगर ये ऐसे गई तो ये फिर से रिट्रेस करेगी अपना पाथ। तो इसके लिए एंगल I क्या होगा? हमें ये पता है कि अगर ये पाथ अपना रिट्रेस करे मिरर के लिए तो ये एंगल 90 होता है। प्लेन के साथ 90 एंगल पे अगर इंसिडेंट हो तो वो रे रिफ्लेक्ट बैक उसके ऑन पाथ पे होती है। तो ये एंगल है 90, ये है 30, तो 90 प्लस 30 माइनस 180 माइनस 90 माइनस 30 यानी ये एंगल हो जाएगा 60। ये एंगल 60 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी हो जाएगा 30। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का हमें दिया है √2। तो इस पॉइंट पे लेट्स से ए पॉइंट पे हमें स्नेल्स लॉ लगाना है जो कि हो जाएगा n1 sin I इज इक्वल्स टू n2 यानी √2 इंटू sin 30। sin 30 is 1/2। n1 is 1 sin I इज इक्वल्स टू, ये √2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो I की वैल्यू हमें मिल जाएगी sin इनवर्स 1/√2। अब sin में 45, sin 45 की वैल्यू मिलती है 1/√2, तो sin इनवर्स 1/√2 की वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्री। So our correct answer for this question will be option number 2. Question number 35. An object is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror.
of focal length 15 centimeter. If the object is displaced through the distance of 20 centimeter towards the mirror, then the displacement of the image will be. Again, this question is from chapter number 9, class 12th. अब in case 1, पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर. For and the mirror is concave mirror, so f is -15. पहले हम फर्स्ट केस में इमेज डिस्टेंस निकालेंगे by using mirror formula, which is 1/f is equals to 1/u plus 1/v. 1/f यानी ये हो जाएगा 1/-15, 1/u. And for concave mirror the object distance is also minus, मतलब हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, प्लस 1/v. यहाँ से हमें v के वैल्यू मिल जाएगी 1/40 माइनस 1/50, यानी v इज इक्वल्स टू 50 इंटू 15 इंटू 40 अपॉन 40 माइनस 15, 40 माइनस 15. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 40 माइनस 15 है, नहीं यहाँ पे 15 माइनस 40 होगा, 15 इंटू 40 अपॉन 15 माइनस 40, 15 माइनस 40 यानी नेगेटिव में आंसर आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -24 सेंटीमीटर. सो इमेज डिस्टेंस V1 is equals to -24 centimeter. Now in second case, let's say case 2, the object is displaced by 20 centimeter, so our u will be -20 and f is same -15. यहाँ से हम फिर से सेकेंड इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, let's say V2, तो ये हो जाएगा 1/-15 प्लस 1/20. यहाँ से हमें V2 की वैल्यू मिल जाएगी, V2 विल बी -60 सेंटीमीटर. इसको आप सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर. हमें V1 और V2 की वैल्यू नहीं निकालनी है, लेकिन हमें वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है जिससे इमेज शिफ्ट हुई, राइट? तो शिफ्टिंग ऑफ इमेज के लिए V2 माइनस V1 करना पड़ेगा, -60 माइनस, मतलब हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है, तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि पहले -24 पे थी और -60 पे हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 36 सेंटीमीटर. 36 सेंटीमीटर जितने डिस्टेंस है वो इमेज शिफ्ट करेगा. तो 36 हमें दो ऑप्शन में दिया है, अवे फ्रॉम द मिरर एंड टुवर्ड्स द मिरर. ओके, इसको हम सिंपली अगर मतलब वैसे ही कह सकते हैं कि पहले -24 पे था, यानी पहले लेट्स से यहाँ पे थी इमेज और अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई -60. पहले -24 था, -60 हो गया, तो अवे फ्रॉम मिरर हुआ, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 36. Electron falls from the rest through a vertical distance h in uniform and vertically upward directed electric field. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of electron in comparison to time of fall of proton is. इस टाइप के क्वेश्चन हमें चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th में देखने को मिलते हैं. अब हमें दिया है कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस के लिए हम लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इनिशियली दोनों रेस्ट पे है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. यहाँ से हम h को लिख सकते हैं हाफ at स्क्वायर. अब एक्सीलरेशन इन दिस केस विल बी E is equals to ma. यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी E by m.
ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये सेम एक्सेलरेशन की फॉर्मूला यूज होता है। तो यहां से हम लिख लेंगे t स्क्वायर विल बी 2h बाई ए, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू है e बाई m। तो हम t की वैल्यू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2hm बाई e इंटू e। Now here 2 is constant, h is constant, charge for electron as well as proton दोनों के लिए चार्ज की वैल्यू सेम होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सेम दी गई है। तो हम यहाँ से टाइम पीरियड को डायरेक्टली लिख सकते हैं कि t will be directly proportional to square root of m। अब इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इसका टाइम पीरियड भी कम होगा, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है तो उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। हमें कंपैरिजन में क्या पूछा है, द टाइम फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टाइम इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन विल बी स्मॉलर, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th, having charge q and area a is। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू q बाय 2 into a into epsilon naught। Now for the force we have to multiply q because q into e is force। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फोर्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, नो। लिनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, नो। यहाँ पे डिस्टेंस के डिपेंडेंट है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यस दिस statement is correct one, so our correct answer will be option number 3। question number 38, a tuning fork is used to produce resonance in a glass tube। the length of the air column in this tube can adjust by a variable piston at room temperature 27 degrees Celsius। two successive resonance are produced at 20 and 73 centimeter of column length। if the frequency of tuning fork is 320 then velocity of sound in air is। ये क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला बेस्ड है फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 क्लास 11th। फॉर्मूला है वेलोसिटी का, दैट इज 2f L2 माइनस L1। 2f है 320, L2 की वैल्यू है 73 और L1 की वैल्यू है 20। तो ये हो जाएगा 2 इंटू तो 640, इसको हमें सेंटीमीटर में दी गई है ना, हाँ सेंटीमीटर में दी है, तो इसको 10⁻² से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 53 इंटू 10⁻⁻²। और इसको आप सोल्व करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 339.2 मीटर पर सेकेंड। इसको आप जब सोल्व करोगे तो ये एग्जैक्ट आंसर आएगा, लेकिन ऑप्शन में इसका नियर बाय आंसर है विच इज ऑप्शन नंबर 2 339 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39, a metallic rod of mass per unit length 0.5 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle 30 with the horizontal। the rod is not allowed to slide down by flowing current through it when a magnetic field of induction 0.25 Tesla is acting on it in the vertical direction। the current flowing in the rod to keep it stationary is। this question is from chapter number 4 class 12th। now we have given one smooth inclined plane and this is the mass block of mass metallic rod of mass 0.5 kg। तो पहले तो फोर्स बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा mg, the angle is given, angle is equals to 30 डिग्री। इसके कंपोनेंट्स
ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा। यहाँ पे mg cos 30, यहाँ पे mg sin 30। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, और हमें दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड दी है वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके भी कंपोनेंट्स लेने होंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है द करंट एंड द रोड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन, यानी इसके साथ हमें फोर्स बैलेंस करना होगा। तो ये एंगल 30 है तो ये एंगल हो जाएगा 60 और ये एंगल अगेन 30, दिस एंगल इज 30। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसके वो इधर लगेगा, और रोड है, लेंथ हमें दी है, मैग्नेटिक फील्ड दी है, करंट फाइंड करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ILB। तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा ILB cos 30। Now all we have to do is balance these two forces. So we have to write ILB cos 30 is equals to mg sin 30। यहाँ से करंट की वैल्यू मिल जाएगी mg by L into B into sin 30 by cos 30, यानी tan 30। Then I is equals to, we have the value of mass per length, that is 0.5 kg per meter, g की वैल्यू 10, magnetic field is 0.25 and the value of tan 30 is 1 upon root 3, 1 upon root 3। यहाँ से 0.5 यानी 1/2 और 0.25 यानी 1/4 into 10 into root 3, that is 20 by root 3। तो और इसको आप सॉल्व करोगे तो 11.5 एम्पियर के अराउंड आंसर आएगा। ऑप्शन के साथ चेक करें तो 11.32, यस, ऑप्शन नंबर 4 is our correct answer। Question number 40, current sensitivity of a moving coil galvanometer is 5 division per milliampere and its voltage sensitivity is 20 division per volt। The resistance of galvanometer is, पहले तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा NBA by C एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा NBA by C into RG। तो यहां से हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को लिख सकते हैं NBA by C is करंट सेंसिटिविटी अपॉन गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाए तो ये हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी। नाउ करंट सेंसिटिविटी इज 5 and voltage sensitivity is 20, but current sensitivity is per milliampere, so इसको हमें 10⁻³ से मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर में। तो ये हो जाएगा 5000 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा 250। So our correct answer will be option number 1, 250 ohm। Question number 41, a toy car with charge Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of uniform electric field E due to the force QE. Its velocity increased from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. At that instant, the direction of field is reversed. Now the car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of toy car between 0 to 3 seconds are respectively। तो पहले तो suppose initially इसकी velocity है 0, then we have given that इसकी velocity हो रही है 0 to 6 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी
6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अगर हम पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस v नॉट बाय t। तो एक्सेलरेशन 6 अपॉन 6 माइनस 0 इज 6 अपॉन टाइम इज 1 सेकेंड। 6 by 1 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि हमें फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, तो उसके लिए टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा हमें। तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए v0t प्लस हाफ at स्क्वायर d इज इक्वल टू v0। इनिशियली इसकी स्पीड 0 है तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन 6 इंटू टाइम 1। सो डिस्टेंस यहाँ पे मिल गया 3 मीटर। दिस इज 3 meter. Now at this instant the direction of field is reverse। तो डायरेक्ट यहाँ से रिवर्स नहीं होगी क्योंकि पहले रिटार्ड करेगी फिर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक सपोज रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हमें -a लेना है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और टाइम इस यहाँ से यहाँ तक का टाइम है 1 सेकेंड। सो नाउ ये एक्सेलरेशन पहले तो फाइंड करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस v नॉट अपॉन t यानी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे रिटार्डिंग मोशन है। नाउ दिस डिस्टेंस v is equals to u v0t plus half at square, d is equals to v0t plus half at square। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 1 सेकेंड इंटू हाफ, एक्सेलरेशन इज -6 एंड अगेन 1, 6 minus 3 यानी 3 मीटर। अगेन दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। नाउ अब यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ टॉय कार इज 0। अगेन फॉर रिमेनिंग 1 सेकेंड, यहाँ से 2 मोर सेकेंड लिखा है, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड। अगेन फॉर 1 सेकेंड इट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा विच इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हम फाइंड करें तो v इज इक्वल टू u प्लस at। इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन 6 इंटू टाइम 1, देन v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। हियर द v वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये डिस्टेंस हो जाएगा d इज इक्वल टू अगेन v0t plus half at square, v0 is 0, so only half into a into t square, half into acceleration is 6 meter per second square and time is 3 meter। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 3 मीटर। नाउ एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड is equals to total distance हो जाएगा 3 मीटर and this is also 3 मीटर, so total distance is 9 मीटर and total time is 3 seconds, so average speed will be 3 meter per second, 3 meter per second। And for average velocity is equals to टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो 9 मीटर हो गया, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का ही हमें लेना है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर एंड टोटल टाइम इज अगेन 3 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड and average speed is 3 meter per second, so our correct answer is option number 2। Question number 42. A block of mass F is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta is shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards right।
the relation between A and theta block to remain stationary on the wedge. अगेन फोर्स बैलेंस का क्वेश्चन है, यानी चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th हो जाएगा. अब सपोज दिस इज अवर वेज, थीटा इज here the theta, this is block of mass m, normal reaction यहाँ पे mg. अब ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमें थीटा मिलेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. अब n के हमें दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, n cos थीटा और n sin थीटा. वर्टिकल में आएगा n cos थीटा बिकॉज थीटा इज विथ these, एंड यहाँ पे आएगा n sin थीटा. अब हमें ब्लॉक को नहीं सॉरी n थीटा n sin थीटा विल बी हियर, n sin थीटा. अब हमने एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट दिया, यानी एक सूडो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पे हो जाएगा ma. अब हमें कुछ नहीं करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करने हैं. पहले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो n sin थीटा will be equals to ma. Suppose this is equation number 1, and for vertical direction n cos theta will be equals to mg. अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके हम सोल्व करें तो यह आ जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा, that is tan थीटा, which is equals to a by g. तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई g tan थीटा. ऑप्शन के साथ मैच कर लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 43. द मोमेंट ऑफ फोर्स F is equals to 4i plus 5j minus 6k at these about the point these is given by moment of force यानी torque, which is in chapter number 7 class 11th. अब torque का हमें फॉर्मूला पता है, that is R cross F. R cross F. पहले तो हमें R वेक्टर फाइंड करना होगा, R जो कि हो जाएगा 2i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 3k कैप माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, r1 माइनस r2. 2i यानी 0i कैरेट प्लस 2j कैरेट माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 यानी माइनस 1k कैरेट. अब r क्रॉस f में f की वैल्यू है 4, 5 और माइनस 6. हम मैट्रिक्स का यूज करके i j k, r की जगह पे 0, 2, माइनस 1 और यहाँ पे 4, 5, माइनस 6. अब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे. इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा i इंटू द ब्रैकेट माइनस 12 प्लस 5 माइनस j, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 4 प्लस k कैरेट, 4 to the 8. Minus 12 plus 5 that is minus 7 I caret, minus 4 j caret and minus 8 k caret. टॉर्क की वैल्यू हमें मिल गई minus 7, minus 4, minus 8. So our correct answer will be option number 4. Question number 44. A student measured the diameter of small steel ball using screw gauge. Screw gauge यानी chapter 2 class 11th. Of least count this much. The main scale reading is 5 mm and 0 of circular scale division coincides with 25 division above the reference level. If screw gauge has zero error of minus 0.004 cm, then the correct diameter of ball is. फॉर्मूला बेस्ड है. डायमीटर ऑफ बॉल का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट
minus 0 error. We have the value of main scale reading that is 5 mm, लेकिन हमें बाकी सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दी है, तो इसको हम लिख लेंगे 0.5 सेंटीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 इंटू लीस्ट काउंट 0.001 एंड जीरो एरर इज माइनस 0.004, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.025 प्लस 0.004, तो ये हो जाएगा 0.529 centimeter. So our correct answer will be option number 4. Question number 45. The power radiated by a black body is P and it radiates the maximum energy at wavelength lambda naught. If the temperature of a black body is now changed so that it radiates maximum energy at wavelength 3/4 lambda naught. Now the power radiated by it becomes N into P. We have to find the value of N. Heat radiation यानी chapter number 11 class 11. We have the Wien's displacement law. What it says that lambda into T will be constant. So we can write lambda 1 T1 is equals to lambda 2 T2. Lambda 1 is lambda naught and T1 is, let's say T1, lambda 2 is 3/4 lambda naught, T2 let's say T. यहाँ से हमें T1 by T2 का रेशियो मिलेगा जो कि हो जाएगा 3/4. Now for black body we know that power radiate will be directly proportional to T raised to 4, T to the power 4 के directly proportional होता है, तो P1 by P2 will be 3/4 raised to 4, यानी ये हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27, 27 3 यानी ये हो जाएगा 81 और यहाँ पे 4 4 16, 4 64, 64 4 ये हो जाएगा 64 4 256. यहाँ से हमें P1 और P2 का रेशियो मिल गया, लेकिन हमें क्या पूछा है कि पावर P2 will be n times पावर P1. यहाँ से n की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो इसको रेसिप्रोकल लेना होगा, तो ये हो जाएगा 256/81. n की वैल्यू होगी 256/81. So our correct answer will be option number 1.